भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चरहे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर अब दुनिया बढ़ती जा रही है। ट्रंप के कमांडो ऑपरेशन ने अमेरिका के दुश्मनों को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। मादुरो की रिहाई के बाद ट्रंप पर अब तरह तरह का दबाव डाला जा रहा है और इसमें डिप्लोमेसी भी शामिल है और एटम बम वाली धमकी भी। We are going to run the country. तेल और तख्ता पलट, क्या ये वीडियो बनेगा तीसरे विश्व युद्ध की सबसे बड़ी वजह? क्या मादुरो की ये हालत देखकर अमेरिका पर टूट पड़ेंगे पुतिन, जिनपिंग और उनके बाकी जिगरी दोस्त? वेनेजुएला इस वक्त युद्ध का ऐसा सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है जिसमें अमेरिका के दुश्मनों के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से दुनिया के सबसे बड़े खलनायक बन चुके हैं। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को वेनेजुएला से उठाए जाने के बाद दुनिया में अमेरिका बनाम रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान की चौकड़ी खड़ी हो गई है। अमेरिका के सामने ये चार देश चट्टान बनकर एक ऐसी वार्निंग दे रहे हैं जिसका मैसेज बिल्कुल साफ है। तेल और तख्ता पलट का खेल बर्दाश्त नहीं करेगी दुनिया और इसी धमकी से बढ़ रहा है वर्ल्ड वॉर का खतरा। डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑपरेशन निकोलस की पत्नी इस वक्त न्यूयॉर्क की जेल में हैं। उन पर वहां की सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चलेगा। लेकिन दूसरा सच ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने एक संप्रभु देश की लीडरशिप को अपने कब्जे में लिया है। इसी ने अमेरिका के सामने उसके सबसे बड़े दुश्मनों को एकजुट कर दिया है। अमेरिका की नजर वेनेजुएला के तेल पर है और चट्टान की तरह अमेरिका के सामने खड़े चार देश अब ट्रंप को अल्टीमेटम दे रहे हैं। खतरा विश्व युद्ध का मंडराने लगा है और वेनेजुएला अब इसकी सबसे ताजा वजह बन चुका है। रूस क्या कर रहा है? चीन क्या कर रहा है? ईरान क्या करेगा? और उत्तर कोरिया ने क्या एक्शन लेने की धमकी दी है? ये बताने से पहले आपको सीलिया फ्लोरेस को लेकर एक पुराना सच बता देते हैं। साल 2015 में सीलिया फ्लोरेस के भतीजों एंटोनियो कैंपो फ्लोरेस और फ्रांसिस्को फ्लोरेस को अमेरिका ने 800 किलो कोकीन के साथ पकड़ा था। उन्हें ड्रग तस्करी के केस में सजा दी जा चुकी है। वेनेजुएला की फर्स्ट लेडी सीलिया फ्लोरेस को मादुरो की सत्ता का असली दिमाग माना जाता है। मादुरो खुद उन्हें फर्स्ट कॉम्बेटेंट यानी कि पहली लड़ाकू कहते हैं। अमेरिका के मुताबिक इस ड्रग कार्टेल का पूरा कंट्रोल सीलिया फ्लोरेस के पास रहा है। सीलिया फ्लोरेस कैसे पिछले 3 दशकों से वेनेजुएला की राजनीति में शीर्ष पर पहुंच गई, बहुत गौर से आगे देखिए। पूरा नाम सीलिया अडेला फ्लोरेस दे मादुरो, जन्म 15 अक्टूबर 1956 को वेनेजुएला में हुआ। सीलिया वेनेजुएला की एक शक्तिशाली वकील और राजनेता हैं। निकोलस मादुरो से उनकी शादी 2013 में हुई। लेकिन इससे पहले ही सीलिया फ्लोरेस का कद वेनेजुएला की पॉलिटिक्स में शीर्ष पर पहुंच चुका था। वो यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला से ताल्लुक रखती हैं।
क्रिमिनल और लेबर लॉ की पढ़ाई करने वाली सीलिया फ्लोरेस वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की करीबी रही। 1992 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति कार्लोस पेरेज के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश हुई जो नाकाम रही थी। तब इसके लिए प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे ह्यूगो चावेज पर मुकदमा चला, लेकिन 2 साल बाद ह्यूगो चावेज को माफी मिली और उनकी रिहाई में सीलिया की बड़ी भूमिका रही। 1998 में ह्यूगो चावेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने गए और इसी दौर में सीलिया के राजनीतिक करियर की शुरुआत हो गई। साल 2000 में सीलिया फ्लोरेस वेनेजुएला की नेशनल असेंबली की सदस्य चुनी गई। 2006 से 2011 तक वेनेजुएला के स्पीकर रहीं। उससे पहले मादुरो स्पीकर थे और जब वो वेनेजुएला के विदेश मंत्री बने तब ये पद सीलिया को दे दिया गया। इसके बाद सीलिया 2012 से 2013 तक वेनेजुएला की अटॉर्नी जनरल भी रही। आज दुनिया मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका के कब्जे में देख रही है, लेकिन एक वक्त था जब सीलिया और मादुरो की करीबी वेनेजुएला का भविष्य तय कर रही थी। इसकी बुनियाद इसी दौरान पड़ी जब ह्यूगो चावेज के निधन के बाद मादुरो मार्च 2013 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने और जुलाई 2013 में उन्होंने सीलिया फ्लोरेस से शादी कर ली। सांसद, स्पीकर और अटॉर्नी जनरल जैसे पदों पर रहने के बाद सीलिया वेनेजुएला की फर्स्ट लेडी बन गईं। लेकिन इन 12 सालों के अंदर अमेरिका की क्राइम लिस्ट में उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाने लगा और अब ड्रग तस्करी की मास्टरमाइंड सीलिया को बताया जा रहा है। लेकिन ये तो अमेरिका का इल्जाम है। उसने इसी की बुनियाद पर एक देश के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में ले लिया। पूरी दुनिया में इसे एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति का अपहरण कहा जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या अब वेनेजुएला में लगी आग दुनिया को नए खतरे की तरफ धकेल रही है? डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि जिसके पास ताकत है दुनिया में उसी की चलेगी, यानी आम भाषा में कहें तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन ट्रंप की लाठी के खिलाफ अब चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान मिसाइल वाली धमकी दे रहे हैं, यानी वर्ल्ड वॉर वाले मूड में आ चुके हैं। तेल और तख्ता पलट वाली साजिश के खिलाफ वर्ल्ड वॉर की चेतावनी दी जा रही है। उत्तर कोरिया ने 24 घंटे के अंदर 2 बड़े कदम उठाए हैं। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अमेरिका को खुल्लम खुल्ला चेतावनी दी है और मिसाइल भी फायर करके दिखा दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का ये एक्शन दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकता है। किम ने कहा कि मादुरो को फौरन रिहा किया जाए। उत्तर कोरिया ने जापान के पास 2 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की है और ये दोनों मिसाइल जापान सागर में गिरी है। जापान उत्तर कोरिया के इस एक्शन से घबरा गया है। चीन ने भी अमेरिका से कहा है कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को फौरन छोड़ दिया जाए। चीन क्यों आक्रामक है, इसकी रिपोर्ट अमेरिका के पास भी है। उसे चीन से बड़ा इशारा मिल चुका है, या यूं कहें कि चीन अब सीधे ट्रंप को टक्कर देने के मूड में है। दो 2026 में सबसे बड़ा युद्ध भड़कने का सिग्नल मिल चुका है। रूस, यूक्रेन, ईरान और इजराइल कितनी मिसाइल लॉन्च करेंगे ये भूल जाइए, क्योंकि चीन को लेकर पेंटागन का बहुत बड़ा अलर्ट आ गया है। क्या 2026 में वेनेजुएला को लेकर के होने वाला है अमेरिका और चीन का सबसे बड़ा युद्ध? क्या डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच ट्रेड वॉर मिसाइल वॉर में तब्दील हो चुकी है? ये सवाल इसीलिए भी क्योंकि अमेरिका के युद्ध कंट्रोल करने वाले सबसे बड़े महकमे यानी पेंटागन ने दावा किया है कि चीन के 100 से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैनात हो चुकी हैं और ये सभी मिसाइल लॉन्च होने के लिए भी तैयार हैं। ये मिसाइल लॉन्च होगी तो सीधे अमेरिका पर गिरेगी। इस खतरे का सायरन बजने लगा है। TF-21 की रेंज 2000 किलोमीटर। ये चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल TF-31 रेंज 11000 किलोमीटर। चीन की TF-41 इसकी रेंज 15000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल TF-5 रेंज 13000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल
रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा। इन मिसाइलों को लेकर अमेरिका की तरफ से क्या अलर्ट आया है, इसे भी बहुत गौर से समझिएगा। पेंटागन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि चीन ने मंगोलिया बॉर्डर के पास 100 से ज्यादा ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल साइलो तैनात कर दी है, जो किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। मिसाइल साइलो जमीन के नीचे बनाए गए बेहद मजबूत और सुरक्षित बंकर नुमा ट्यूब होती है। इसमें लंबी दूरी की बैलिस्टिक और परमाणु मिसाइलें ऐसे रखी जाती है कि किसी भी वक्त लॉन्च की जा सके। मोटी कंक्रीट और स्टील से बने साइलो को इतना सुरक्षित माना जाता है जिससे दुश्मन के परमाणु हमले के वक्त भी वो महफूज रहे, तभी काउंटर स्ट्राइक या सेकंड स्ट्राइक वाली ताकत बची रह सकती है। इस रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस के कान खड़े कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइलें सॉलिड फ्यूल यानी कि ठोस ईंधन से चलने वाली DF-31 है, जिसकी रेंज 11,000 किलोमीटर तक है। मैप पर देखेंगे तो पता चलेगा कि ये मिसाइल पूरे अमेरिका को कवर करती है। वॉशिंगटन DC से लेकर न्यूयॉर्क तक हर जगह तबाही की सुनामी ला सकती है। इस रेंज वाली मिसाइल को एक्टिव करने का आखिर मकसद क्या है? वैसे डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि वो चीन और रूस को लेकर बहुत सीक्रेट प्लान पर काम कर रहे हैं। उन्हें भी मालूम है कि वेनेजुएला को लेकर सबसे बड़ा विरोध किस कैंप से आ रहा है। चीन में 100 से ज्यादा मिसाइल साइलो एक्टिव कर दिए गए हैं और इन साइलो में ऐसी मिसाइल फिट की गई है जो अमेरिका तक सब कुछ तबाह कर सकती है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की नाक के नीचे शी जिनपिंग ने बहुत बड़े युद्ध का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। ये दावा पेंटागन की रिपोर्ट में किया जा रहा है। चीन का कहना है कि ये सिर्फ चीन को बदनाम करने की साजिश है और ऐसी रिपोर्ट से अमेरिका दुनिया को गुमराह करना चाहता है। चीन ने अपने सरकारी मीडिया को भी एक्टिव कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अमेरिका चीन को लेकर खौफ को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। ये उसका एक घिसा पिटा तरीका है। पेंटागन ने अपनी इस ड्राफ्ट रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से मना कर दिया है, लेकिन उसने जिस खतरे को लेकर आगाह किया है उसको लेकर अमेरिका और चीन की नई टक्कर शुरू हो चुकी है। वैसे इसकी सबसे नई वजह अब वेनेजुएला बन चुका है, क्योंकि मादुरो और उनकी पत्नी अब ट्रंप के कब्जे में हैं। वेनेजुएला में भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने महज 30 मिनट के भीतर ही तख्ता पलट कर दिया हो, लेकिन क्या अमेरिका इसी तरह से ईरान में भी 36 साल के खामनेई शासन का तख्ता पलट कर सकते हैं? और ये कयास इसीलिए लगाए जा सकते हैं क्योंकि ईरान में जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी आड़ में ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अब वक्त आ गया है कि ईरान के क्रूर शासकों का अंत कर दिया जाए। ईरान में ऑपरेशन वेनेजुएला, खामनेई का खानदान होगा साफ। ईरान में 28 दिसंबर से लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। 31 में से 25 प्रांतों में ईरानी सरकार और खामनेई शासन के खिलाफ भयंकर प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान के हिंसक प्रदर्शनों के बीच जिस तरह से ट्रंप ने ईरान पर बड़ी कार्रवाई की धमकी दी है, उससे ईरान के साथ साथ दुनिया भर के मुल्क हैरान हैं। खबर है कि जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला में 30 मिनट के भीतर ही राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का तख्ता पलट कर दिया, उसी तरह से अमेरिकी चाहते हैं कि अब ईरान में खामनेई शासन का भी तख्ता पलट हो। ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू चाहते हैं कि 36 साल से जिस तरह से अमेरिका और इजराइल के कट्टर दुश्मन खामनेई ईरान में डटे हुए हैं, उन्हें अगर हटा दिया जाए
तो अमेरिका आसानी से ईरान को घुटनों पर ले आएगा। वेनेजुएला में अमेरिकी डेल्टा फोर्स के सफल ऑपरेशन के बाद से अब ईरान पर 3 गुना खतरा पैदा हो गया है। हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अमेरिका और इजराइल मिलकर के वेनेजुएला की तर्ज पर ही ईरान में भी खामनेई शासन का तख्ता पलट करना चाहते हैं, जिसके दम पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का जबरदस्त दबदबा हो जाए। ट्रंप के टारगेट पर खामनेई के 4 वफादार। लगता है अमेरिका को ईरान में वो मौका मिल गया है जिसके दम पर अमेरिका ईरान को तबाह कर सकता है, या यूं कहें कि खामनेई शासन का खात्मा कर सकता है। ईरान अच्छी तरह से जानता है कि 86 साल के हो चुके ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में। 28 दिसंबर से ईरान में बेतहाशा महंगाई, खस्ताहाल आर्थिक हालत और ईरान की मुद्रा रियाल की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट ने अब ईरान को हिंसक प्रदर्शनों की भट्टी में झोंक दिया है। इस वक्त ईरानी सरकार और शासन बेहद कमजोर स्थिति में पहुंच चुका है। ताजा अपडेट्स के मुताबिक ईरान में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों में 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान में 4 मौतें ट्रंप की उस धमकी के बाद हुई हैं, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान में कोई प्रदर्शनकारी मारा गया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे में खबर ये आ रही है कि अमेरिका ऑपरेशन वेनेजुएला की तर्ज पर ही अब ईरान में भी एक बड़ा ऑपरेशन कर सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका खामनेई समेत 4 लोगों को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की तरह ही अगवा कर सकता है या फिर मार भी सकता है। जरा आप भी जान लीजिए कि कौन है वो 3 वफादार जिन्हें खामनेई शासन का उत्तराधिकारी माना जा रहा है और अब वो अमेरिका के टारगेट पर आ चुके हैं। ईरान में ऑपरेशन वेनेजुएला, ट्रंप का टारगेट खामनेई और वफादार। क्या ईरान में वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन हो सकता है? इस सवाल का जवाब पश्चिमी मीडिया में अलग अलग तरह से तलाशा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि ईरान की जबरदस्त सैन्य क्षमता, लड़ाकू तेवर और मिसाइलों का भंडार ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप और उनके सलाहकारों को लगता है कि ईरान में चल रहे मौजूदा हालात और ईरानी सरकार और शासन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन अमेरिका के ऑपरेशन वेनेजुएला को ईरान में आसान बना सकते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि अमेरिका ईरान में खामनेई समेत 4 लोगों पर राष्ट्रपति मादुरो जैसा ऑपरेशन क्यों करना चाहते हैं और वो खामनेई समेत 4 लोग आखिर हैं कौन? अमेरिका और इजराइल का सबसे पहला और बड़ा टारगेट ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामनेई खुद हैं, जिन्हें हर हाल में अमेरिका और इजराइल खत्म करना चाहता है। खामनेई ही ईरान में अमेरिका और इजराइल के मिशन के खिलाफ सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। मौजूदा हालात में अमेरिका को लगता यह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की तरह ही खामनेई को रास्ते से हटाया जा सकता है या फिर हिंसक प्रदर्शन की आड़ में खामनेई का तख्ता पलट किया जा सकता है। और अगर अमेरिका ऐसा कर पाता है तो ईरान में 36 साल से चल रहा खामनेई का शासन खत्म हो जाएगा। ईरान में अमेरिका और इजराइल का दूसरा और बड़ा टारगेट खामनेई के दूसरे बेटे और सबसे प्रबल उत्तराधिकारी मुस्तफा खामनेई हैं, जो अली खामनेई की जगह ले सकते हैं। हालांकि उनके पास कोई आधिकारिक सरकारी पद नहीं है, लेकिन वे पर्दे के पीछे से ईरान के सुरक्षा तंत्र यानी IRGC और ईरान के खुफिया विभागों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। अगर मुस्तफा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया तो फिर देश में प्रदर्शन और तेज हो सकते हैं। अमेरिका खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को भी रास्ते से हटाना चाहता है।
अमेरिका का ईरान में तीसरा बड़ा टारगेट है ईरान के एक प्रभावी धर्मगुरु अली रेजा अराफी। अली रेजा अराफी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के दूसरे उपाध्यक्ष हैं। ये ईरान की वो शक्तिशाली संस्था है जिसके पास सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को चुनने, उन पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उन्हें पद से हटाने का संवैधानिक अधिकार है। वर्तमान में खामनेई की बढ़ती उम्र को देखते हुए अराफी की इस पद पर उपस्थिति उन्हें ईरान के अगले सर्वोच्च नेता के चयन में एक किंग मेकर या फिर स्वयं एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है। वो ईरान के सभी धार्मिक मदरसों हौजा के प्रमुख हैं, जिससे पूरे देश के मौलवियों और धार्मिक छात्रों पर सीधा सीधा नियंत्रण होता है। वो गवर्निंग काउंसिल के 12 सदस्यों में से एक हैं, जो ये तय करती है कि कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन से कानून इस्लामी सिद्धांतों के अनुरूप है। और ईरान का चौथा और बड़ा टारगेट अमेरिका के लिए ईरान में हाशिम हुसैनी बुशहरी हैं, जो कि अमेरिका और इजराइल की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे हैं। हाशिम हुसैनी बुशहरी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के पहले उपाध्यक्ष हैं। इनका नाम हाल ही में टॉप 3 की गुप्त सूची में शामिल होने की भी खबरें सामने आई। वे धार्मिक हलकों में काफी सम्मानित हैं और वर्तमान व्यवस्था में कट्टर समर्थक हैं। हाशिम हुसैनी बुशहरी को खामनेई के बहुत भरोसेमंद माना जाता है और ईरान के मदरसों के प्रमुख भी रहे हैं। उन्हें एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में देखा जाता है जो शासन की धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था के बीच संतुलन बना सकते हैं। अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के मौजूदा हालात का फायदा उठाते हुए खामनेई समेत इन 4 लोगों को रास्ते से हटा दें, तो ईरान पर अमेरिका और इजराइल की मजबूत पकड़ हो सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान में खामनेई शासन की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं जिन्हें मौजूदा हिंसक आंदोलन से नहीं उखाड़ा जा सकता। 36 साल से खामनेई का शासन अमेरिका और इजराइल पर बहुत भारी पड़ रहा है। अयातुल्लाह अली खामनेई ने हिंसक प्रदर्शनों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि दंगाइयों को उनकी सही जगह दिखाई जाएगी। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि महंगाई को लेकर जनता की मांगें जायज है, लेकिन उन्होंने इसे बाहरी ताकतों की साजिश बताया है। حرف میزنیم باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. ما در مقابل دشمن کوتاه نمیاییم. ما با اتکاء به خدای متعال، با اتکال به خدای متعال و با اطمینان به همراهی مردم انشاءالله به توفیق الهی دشمن رو به زانو در خواهیم آورد. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने पश्चिमी ईरान में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए। 28 दिसंबर 2025 से अब तक हिंसक प्रदर्शनों में ईरान में 15 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कुछ अपुष्ट खबरों में दावा किया गया कि 30 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पिछले 4 दिनों में ही 600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे अब ईरान की जेलों में जगह कम पड़ने लगी है। ईरान में सरकार के खिलाफ विद्रोह ईरान के 31 में से 25 प्रांतों के लगभग 170 जगहों पर फैल चुका है और ये 2022 के महसा अमीनी आंदोलन के बाद का सबसे बड़ा विद्रोह माना जा रहा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा और हस्तक्षेप जरूर करेगा। ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरानी अधिकारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तो यहाँ तक कहा कि ईरान की संप्रभुता पर खतरा आया तो हमारी सेनाएं तैयार है और उन्हें पता है कि कहां निशाना लगाना है। हम आपको ये भी बता दें कि दिसंबर के आखिर में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात में राउंड 2 यानी ईरान पर दूसरे दौर के हमले पर चर्चा हुई थी। इजराइल का मानना है कि जून 2025 के युद्ध में जो काम अधूरा रह गया था उसे अब पूरा करने का समय है। इजराइल ने स्पष्ट कर दिया कि यदि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू किया या फिर मिसाइल क्षमता को 2025 के स्तर से ऊपर ले जाने की कोशिश की तो इजराइल तुरंत सैन्य कार्रवाई करेगा। इसी को लेकर इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ ने
सरप्राइज वॉर की तैयारी तेज कर दी है। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान अपने आंतरिक प्रदर्शनों से ध्यान भटकाने के लिए इजराइल पर अचानक हमला कर सकता है। इसीलिए इजराइल पहले हमला करने की योजना बना रहा है। ताजा खुफिया जानकारियों के मुताबिक ईरान ने इजराइल की ओर मार करने के लिए अपनी लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर रखी है। हाल ही में ईरान के द्वारा किए गए मिसाइल परीक्षणों को इजराइल एक हमले के कवर के रूप में देख रहा है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसके परमाणु ठिकानों पर फिर से हमला हुआ तो वो इजराइल के प्रमुख शहरों तेल अवीव और हाइफा को निशाना बनाएगा। ईरान के पास मौजूद फत्ताह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि इन्हें रोकना आयरन डोम या एरो सिस्टम के लिए भी बेहद गंभीर चुनौती हो चुकी है। इधर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ लॉक्ड एंड लोडेड वाली धमकी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो ईरान के मिसाइल और परमाणु ठिकानों पर इजराइल के द्वारा किए जाने वाले किसी भी हमले का पूरी तरह से समर्थन करेंगे। मध्य पूर्व में अमेरिका ने अपने घातक V2 स्टील्थ बॉम्बर्स की गतिविधि बढ़ा दी है, जो सीधे तौर पर ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों जैसे फोर्डो को तबाह करने के लिए भी जाने जाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान की सरकार इस समय फंसी हुई है। एक तरफ देश के भीतर भीषण हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और दूसरी तरफ बाहर इजराइल अमेरिका का दबाव है। ऐसी स्थिति में ध्यान भटकाने के लिए ईरान इजराइल के साथ सीमित मिसाइल युद्ध शुरू कर सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन करने की हिम्मत जुटा पाता है या नहीं। ईरान इस वक्त घायल शेर की तरह दुश्मनों के इंतजार में बैठा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन को भड़काने वाली बहुत बड़ी बात कह दी है। ज़ेलेंस्की ने वेनेजुएला में ट्रंप के ऑपरेशन मादुरो को लेकर के कहा कि अगर तानाशाहों से निपटने का यही तरीका है तो अमेरिका को पता है कि आगे क्या करना है। वहीं पुतिन ने अब ज़ेलेंस्की के लिए ऐसी तैयारी की है जिससे नेटो के हर देश में अब खौफ फैल गया है। ये वीडियो ज़ेलेंस्की ने वायरल किया है। ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट अब यूक्रेन की राजधानी कीव बन चुकी है और नए साल में पुतिन के हमले कैसे होंगे, ये वीडियो चीख चीख कर दुनिया को बता रहा है। ज़ेलेंस्की ने दुनिया के सामने अपना कौन सा नया दर्द रखा है, जरा गौर से समझिए। ज़ेलेंस्की का दावा है कि कीव पर 500 ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें ज्यादातर ईरान से मिले शाहिद ड्रोन थे। ज़ेलेंस्की का दावा है कि पुतिन ने 40 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया और इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल भी शामिल रही। ऐसे ही कई और वीडियो वायरल करके ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन को बहुत बुरी तरह से मारा है। इमारतों का हाल देखिए, यहां मलबे में जिंदगी खोज रहे फायर फाइटर्स को देखिए। यूक्रेन पर 2026 में बहुत बड़ा कहर टूटने वाला है। हर तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। ज़ेलेंस्की के शहर पर शाहिद ड्रोन से कैसे हुए हमले, अब उनके कुछ वीडियो भी देखिए। शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 1, शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 2, शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 3, शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 4, शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 5।
रूस को ईरान से मिला शाहिद ड्रोन इस वक्त पुतिन की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। ये कामिकाज़े ड्रोन है, यानी ये टारगेट से टकरा कर फटता है और वहां ऐसी तबाही मचाता है कि ज़ेलेंस्की शिकायत करने के लिए सीधे व्हाइट हाउस का नंबर मिलाते हैं। रूस ने सिर्फ नवंबर 2025 के महीने में ही 5,447 शाहिद ड्रोन लॉन्च किए, यानी पुतिन के ऑर्डर पर रोज 882 शाहिद ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया गया। जुलाई 2025 में रूस ने 6,297 शाहिद ड्रोन से हमला किया था और तब पुतिन के ऑर्डर पर रोज 203 ड्रोन लॉन्च किए जा रहे थे। अब अंदाजा लगाइए कि पुतिन 2026 में यूक्रेन का क्या हश्र करने जा रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने 2025 के आखिरी महीने में इसका ट्रेलर दिखा दिया है। पुतिन ने 2026 के लिए अपना युद्ध का एजेंडा सेट कर दिया है। ज़ेलेंस्की 20 शर्तों वाले युद्ध विराम के बाद पुतिन ने बहुत बड़े युद्ध की ऐसी खतरनाक तैयारी की है जिसके आगे 10 यूक्रेन भी सरेंडर को तैयार हो जाएंगे। पुतिन ने कहा कि रूस ने अपने हथियारों के उत्पादन में 22 गुना तक इजाफा किया है। टैंकों का उत्पादन 2.2 गुना बढ़ा दिया गया है। लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन में भी 4.6 गुना इजाफा किया गया है और गोला बारूद यानी बम, मिसाइलों और ड्रोन का उत्पादन 22 गुना बढ़ा दिया गया है। पुतिन की हथियार फैक्ट्री हफ्तों के 7 दिन 24 घंटे चालू है। С 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий 2020. रूस ने बख्तरबंद गाड़ियों का उत्पादन 3.7 गुना बढ़ा दिया है, यानी फ्रंट पर और तेजी से हमला करेगा रूस। रॉकेट आर्टिलरी का उत्पादन 9.6 गुना बढ़ा दिया गया, यानी मल्टी रॉकेट वाले हमलों की बरसात जारी रहेगी। पुतिन ने अपने हथियारों के उत्पादन की बात इसीलिए बताई क्योंकि वो 2026 का युद्ध सामने देख रहे हैं। वो जानते हैं कि ज़ेलेंस्की ने जिस तरह की शर्तों को रखा है वो युद्ध विराम नहीं करेंगे, बल्कि युद्ध को 10 गुना भड़काने की नीयत से फाइनल की गई है और इसीलिए पुतिन ने अपना 2026 वाला एजेंडा साफ साफ बता दिया है। Ракетно-артиллерийское вооружение в 9,6 раза. Техника связи и радиоэлектронной борьбы в 12,5 раз. Средства индивидуальной бронезащиты почти в 8. पुतिन ने कहा कि हथियारों का उत्पादन और तेज किया जाएगा। इशारा बिल्कुल साफ है कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन को मैसेज नहीं देना चाहते, उनके टारगेट पर वो नेटो देश भी हैं जो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। पुतिन किस तरह से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, इसकी कुछ और तस्वीरें ज़ेलेंस्की की फौज में डर पैदा कर देंगी। Вон. ज़ापोरिज़िया में ब्लास्ट, Вон. ये है पुतिन का ड्रोन धमाका। ऐसा वीडियो जो रोंगटे खड़े कर दे। मौत को इतनी करीब से देखना अब यूक्रेन की आदत सी बन गई है। पहले ड्रोन आकर गिरा, धमाका हुआ और फिर ऐसी अफरा तफरी मची कि लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। ये यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया है, यानी वो मोर्चा जहां पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच युद्ध पर हमेशा परमाणु खतरा मंडराता रहता है।
Був на огляді території, надавав допомогу. Була парковка цивільного автотранспорту, було 2 прильоти. Після чого, після огляду, побачили ще один дрон в небі та був ще один повторний 3-й прильот. रूस ने ऐलान कर दिया है कि उसने जापोरेजिया के पास वारवारिवका गांव पर कब्जा कर लिया है। रूस ने जेलेंस्की की तरफ से दागे गए ड्रोन भी बड़ी तादाद में मार गिराने का दावा किया। रूस का दावा है कि हर मोर्चे पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है उनकी सेना। अब इस तरह के हमलों से जाहिर है कि पुतिन जेलेंस्की की गलतियां माफ करने वाले नहीं हैं। पुतिन ने एक दिन पहले करीब 500 ड्रोन और करीब 50 मिसाइलों से हमला किया। रूस की फौज का हर टारगेट ऐसा ठिकाना है जहां से जेलेंस्की की फौज को ऑक्सीजन मिल रही है। जापोरेजिया का धमाका बता रहा है कि पुतिन रहम नहीं करेंगे और इस बात का एहसास जेलेंस्की को हो चुका है। अब यहाँ धमाका हुआ तो बॉम्बिंग स्पॉट पर पुलिस भी थी और कुछ पत्रकार भी थे। Ой, ебать, сука, блядь, 5 метров, нихуя себе. А що це було? Ланцет. Було 2 постраждалих, було надано допомогу. Да. В результаті 3-го удару вчасно зреагували, всі встигли перейти в укриття і обійшлось, нікого не було